नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और यहीं कर्तव्य पथ से आप सीधे लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। ये रायसीना हिल से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर का रास्ता, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को करने वाले हैं और 9 सितंबर से आम जनता के लिए ये पूरा इलाका खुल जाएगा। इस 3.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को, जिसको आप राजपथ के नाम से जानते हैं, अब नए नाम से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने नाम बदलने की स्वीकृति दे दी है और अब ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। और इस पूरे इलाके को, या कहें कि कर्तव्य पथ के दाएं और बाएं के लॉन्स को पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया है और इसे ही न्यू सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। आखिर ये क्या है सेंट्रल विस्टा, किस तरह के बदलाव हैं और ऐतिहासिक मायने क्या हैं, वो भी समझेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन हैं, वो जानते हैं कि इस कर्तव्य पथ का महत्व क्या है। सर, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जिसको हम आज तक राजपथ कहते आए, आज से कर्तव्य पथ होगा, तो राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर क्या बताता है? आप कर्तव्य पथ पर खड़े हैं, क्या बदला? देखिए, मुझे आज एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जब भी हम यहां से गुजरते थे, राजपथ, वो किंग्सवे कहलाता था, किंग की जगह बदल के राजपथ कर दिया। राज तो चले गए हुए बरसों हो गए भाई, तो राज का क्या मतलब था? तो ये जो आज अंग्रेजी गुलामी का चिन्ह खत्म होके और एक कर्तव्य पथ इसको नाम दिया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच समझी बात है। देखिए, मैं तो कई साल से कह रहा था कि इसका नाम बदला जाए और मैंने सजेस्ट भी किया था कि स्वतंत्र भारत पथ हो, आजाद हिंद पथ हो, लेकिन कर्तव्य पथ मैं समझता हूं बहुत सोच समझ करके सरकार ने किया कि हम नागरिकों का जो कर्तव्य बनता है देश के प्रति, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कर्तव्य देश को उस समय बताया था कि आप देखिए, सारे प्रवासी भारतीय इंडो चाइना में, बर्मा में, मलाया में, थाईलैंड में, सब जगहों पे सब इकट्ठे हुए थे। एक ही कर्तव्य बताया था कि देश को बेड़ियों से मुक्त करना है। और यही नहीं, उन्होंने खुद ये कहा था बाद में कि मुक्त करा, आजाद होने के बाद हमारा ये कर्तव्य बनेगा कि हम इस देश को इतना महान बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि कोई दूसरा देश हमारी तरफ आंख ना उठा के देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और जो प्रतीक चिन्ह और निशान हैं उन्हें भी खत्म करना होगा। और पहला कदम यह है कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ होगा। आखिर ये कर्तव्य पथ कैसा है, आइए आपको लेकर चलते हैं। प्रोफेसर साहब, जरा हमें ये बताइए कि ये कर्तव्य पथ हमारे स्वतंत्रता इतिहास का गवाह रहा है। पहली बार 26 जनवरी को संविधान स्वीकृति के बाद 1950 से यहाँ परेड होती आई है। इसका क्या महत्व है? आपने यहाँ कोरोनेशन भी देखा था, जहाँ अब नेताजी की मूर्ति लगने वाली है। देखिए, 1968 के अंदर में वो मूर्ति वहां से हटा दी गई थी। आज तक सरकारें तय नहीं कर पाई थी कि हमें अपने कौन से वीर क्रांतिकारी की मूर्ति वहां लगानी है। और आज उस क्रांतिकारी की, उस वीर की मूर्ति लगाना, जो संयुक्त भारत की आजाद हिंद सरकार का पहला प्रधानमंत्री था, आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ था, और जो इतिहास में 1885 से लेकर 1947 के कांग्रेस के इतिहास में अकेला व्यक्ति था जो चुनाव जीत करके कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनके स्टैचू का अनावरण की बात की थी, आप सीधे जो इंडिया गेट देख रहे हैं, उसके नीचे जो छतरी दिखाई दे रही है, वही वो जगह है जहां पर किंग जॉर्ज का मेमोरियल था, जिसको हटाकर कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट किया गया। वो स्थान खाली था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि वहां सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ का अनावरण करेंगे, या कहेंगे जनता को समर्पित करेंगे, तब आपको वहां सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी दिखाई देगी। जरा आगे चलने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। पवन जी, एक चीज मैं और बताऊं कि इस कर्तव्य पथ का एक और बड़ा महत्व मोदी जी ने 26 जनवरी 1919 के दिन किया था कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर 1919 में 26 जनवरी को पहली 2019 में पहली बार आजाद हिंद फौज के जो हमारे वेटरन सैनिक थे, बुजुर्ग, उन्होंने जीप में बैठ के 26 जनवरी की परेड को लीड किया था। तो एक सोचने वाली बात ये भी है कि
2019 तक आजाद हिंद के सेनानियों को राजपथ या कहें कि कर्तव्य पथ की परेड में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात एक और वो ये कि जब इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो बहुत सारे सवाल थे। सर, आप ये पूरा डेवलप्ड राजपथ देख रहे हैं, चाहे वो बजरी गायब हो गई, ग्रेनाइट का फ्लोर आ गया है, चाहे लाइटिंग हो या बाकी ब्यूटिफिकेशन हो, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे शंका की निगाहों से देखा था। आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक 2 साल पहले कहा जा रहा था कि पेड़ काटे जा रहे हैं और बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, वो झूठ और वो सब तो चलते रहते हैं, उनका काम ही ये है। मैं तो देखिए, हर देश जो है अपनी आजादी का प्रतीक बनाता है और अपने गुलामी के प्रतीकों को छोड़ता है। तो उस गुलामी के प्रतीक को त्याग करके आज विदेशों से आने वाले, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे हमारे देश के अंदर के टूरिस्ट हो, जब वो दिल्ली आते हैं और जब वो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी आजादी का क्या प्रतीक है, मेरा तो एक और सुझाव है आज आपके सामने कि इस पूरे कर्तव्य पथ के ऊपर दोनों तरफ हमारे भारत के वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपने बलिदान दिए देश के लिए, उनकी भी सबकी मूर्तियां लगाई। तो प्रतिमा लगाने का आप प्रस्ताव दे रहे हैं। 2 कदम जरा आगे आते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बदला क्या है। आमतौर पर जब ये किंग्सवे या कहें कि राजपथ बना था तब राज का सरकार था, ब्रिटिश राज का सरकार था, और तब ब्यूटिफिकेशन या कहें कि सुंदर दिखना सबसे पहला क्राइटेरिया था। लेकिन अब ये कर्तव्य पथ सच में यहां आने वाले सैलानियों के लिए तैयार है, उनके नजरिए से बनाया गया है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो सामने आपको तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। लाइट अगेंस्ट है, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पर, और यहां से 3.2 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है। और इस पूरे रास्ते पर सैलानी अक्सर चलते थे और उनके चलने की वजह से लॉन्स जो है उन पर निशान पड़ जाते थे, घास खराब होती थी। राजपथ पर वो इसलिए नहीं चल पाते थे क्योंकि यहां धूप बहुत ज्यादा होती थी। और अब उन्हीं सैलानियों का ध्यान रखते हुए यहां बदलाव किए गए हैं। किस तरह के बदलाव किए गए हैं? पाथवेज बनाए गए हैं। सर, जब पहले प्रारूप रखा गया था, ये लॉन्स बनाए गए थे, वो लंदन की तर्ज पर बड़े बड़े पैलेशियल लॉन्स, जिसको कहा जाता है कि राजमहल के सामने वाले लॉन्स, और अब ये कर्तव्य पथ, क्या इसको डेवलप करते वक्त किस तरह का नजरिया रहा? देखिए, ऐसा है कि लंदन के जो बनाए गए थे वो तो भारतीयों पे ये जताने के लिए बनाए गए थे कि देखो, हम लंदन से आगे तुम्हारे पे राज कर रहे हैं, हम लंदन जैसी इमारतें बना रहे हैं, हम लंदन जैसे रास्ते बना रहे हैं। और आज जब ये परिवर्तन सामने आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें और भी स्कोप है, और मैं तो आज हैरान हो गया। एक कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहीं ट्वीट किया आज कि मैं तो सबसे पहले मैंने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी इस विस्ता की, और जब मैं आज गई तो मुझे बड़ी अमेज्ड हूं, मैं हैरान हूं मैं इसको लेकर के, पूरे उसको लेकर के। तो देखिए किस तरह से नजरिया बदलता है तो सुविधाएं बदलती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये खुद कर्तव्य पथ हो सकता है। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं? अगर आप पहले यहां कर्तव्य पथ और उसके आसपास के लॉन्स में घूमने आए हैं तो आपने महसूस किया होगा कि यहां आने वाले यात्रियों या कहें कि देश भर के नागरिक जो हसरत लेकर आते हैं कि जहां हमारी तीनों सेनाएं मार्च करती हैं, उस रास्ते को हम देखने चले। और जब वो यहां पहुंचते थे तो सोचिए, यहां पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, वो पानी भी आपको खरीद कर पीना पड़ता था। और टॉयलेट की सुविधा भी बहुत ज्यादा सीमित थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान भर के लोग यहां आएंगे, वो भारत का, हिंदुस्तान का गौरव देखना चाहेंगे। लेकिन अब ये सब बदलाव किए गए हैं। सर, फैसिलिटीज की बात की जाए तो इतना बड़ा इलाका है, कैनाल्स हैं, 19 एकड़ में कैनाल है। अब फैसिलिटीज हैं, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे पानी की सुविधा हो, टॉयलेट सुविधा हो। लग रहा है कि यहां लोगों का स्वागत का इंतजार हो रहा है। देखिए, खाली फैसिलिटीज की बात नहीं है, जिस भावना के साथ इंतजार हो रहा है कि आओ अपने आजाद भारत को देखो, नेताजी की प्रतिमा का देखो, कर्तव्य पथ पे चलो, सरकार के कर्तव्य समझो तुम्हारे लिए क्या है, और अपने कर्तव्य समझो कि तुम्हारे देश के लिए कर्तव्य क्या है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे परम कर्तव्य क्या हैं? हम अधिकारियों की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनकी बात नहीं होती। तो ये कर्तव्य पथ सरकार को सरकार का कर्तव्य और जनता को जनता का कर्तव्य भी याद दिलाएगा। इसलिए ये शब्द कर्तव्य मायने रखता है, और यही वजह है कि एक शब्द बदलने से नजरिया बदल जाता है। एक शब्द बदलने से किस तरह से आप एक नई ऊर्जा महसूस कर पाते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पहले बजरी होती थी, लेकिन अब ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है। सर, रेड स्टोन की फ्लोरिंग है। सर, हम जानना चाहते हैं, हम विदेशों में जाते हैं, वहां के वॉकवेज देख के कहते हैं कि
वॉकवेज हमारे यहाँ ऐसे क्यों नहीं हो सकते? तो क्या हम ग्लोबल पावर बनने के लिए तैयार हैं? क्या इस तरह की जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो क्या संकेत देते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। पर्यटन जो है ये भी एक बहुत बड़ा फॉरेन रेवेन्यू, फॉरेन मुद्रा को अर्न करने का, विदेशी मुद्रा को अर्न करने का एक साधन है। और जब पर्यटक भी आते हैं, चाहे वो विदेशी पर्यटक हों और चाहे वो अपने देश के अंदर के पर्यटक हों, वो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह जाएं देखने। अब ये ना हो कि मॉन्यूमेंट तो बहुत अच्छा बना हुआ है कि उसके बाहर गंदगी मौजूद है, उसमें जाने का रास्ता बहुत संकरा है। तो इन, क्योंकि जो पर्यटक है उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, किस वातावरण में जाऊं मैं, किस एनवायरमेंट में जाऊं मैं। आप इतिहासकार हैं, हम एक सवाल आपसे समझना चाहते हैं कि गुलामी की वो कौन कौन सी जंजीरें और बेड़ियां हैं जिनको अभी भी तोड़ा जाना बाकी है, और कैसे इस तरह के सिंबोलिज्म से आप उस सोच से बाहर निकलते हैं, उस इतिहास से बाहर निकलते हैं जो गुलामी को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि अभी भी राष्ट्रपति भवन, क्योंकि वाइसरीगल लॉज कहलाती थी, इस पे शायद एक क्रॉस लगा हुआ है। हाँ जी। वो वहां से जाना चाहिए लेकर के। दूसरा मेरा ये मानना है कि देखिए, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम होते। सिलोन ने अपने को श्रीलंका किया, श्रीलंका हो गया। बर्मा ने म्यांमार किया, म्यांमार हो गया। हम एक ऐसे हैं जो अपने को भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, और हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो हमको भी अपना नाम जो है, हम चाहे भारत रखें चाहे हिंदुस्तान रखें, हमें भी अपना नाम वो वापस अपनी अच्छा, एक नाम होना चाहिए। एक सवाल ये कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सिंबल क्या मायने रखते, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ये देखिए, ये सिंबल बहुत कुछ मायने रखते हैं। जब इंडी का नाम रखा गया ग्रीक्स की तरफ से, तो इंडी का नाम एक पूरे विस्तृत क्षेत्र का नाम था। अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए 4 श्रमणों ने ये बताया था, जब उसने पूछा कि इंडी का क्या है, तो उसने कहा था इसके दक्षिण के अंदर समुद्र है, ऊपर इसके पर्वत है, एक्सप्लेन करते हुए, समझे। फिर जब बात आई हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान भी जब वो आते थे आक्रांता हम पे, तो मैसूर जीतने या चित्तौड़ जीतने या राजस्थान जीतने नहीं आते थे। वो कहते थे हम हिंदुस्तान जीतने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो एक पूरी। अभी भी जैसे कोई बोल देता है कि हिंदुस्तान नहीं था, अरे भाई, ब्रिटिश एम्पायर भी जब यहाँ पे था, देखिए इन लोगों ने, वो वास्को डी गामा जो है, वो जमोरिन का राज ढूंढने नहीं आया था। वो जो रास्ता ढूंढ रहा था, वो इंडिया आने का रास्ता ढूंढ रहा था उस समय के हिसाब से। कोलंबस पागल होके दुनिया में इंडिया को खोज रहा था कि अमेरिका पहुंच गया तो इंडिया आ गई। और देखिए, ब्रिटिश काल के अंदर भी जो है, हालांकि मुगल जो हैं कभी पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन अपने को हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे। और फिर सबसे मजे की बात देखिए कि आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का जो नारा था कि हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे और अपना हिंद बनाएंगे लेकर के। और उसके बाद में जो कुछ लोग कहते हैं इंडिया 1947 में बना, अरे भाई, जो ब्रिटिश एम्पायर भी था, इन्होंने अपनी कंपनियां जो थी, अगर इंडिया नहीं था तो फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, और फिर इंडियन एम्पायर बोलते थे। इंडियन एम्पायर को तो 22 जून 1948 को छोड़ा है वहां के राजा ने, जो है जॉर्ज 6 ने। और इंडियन एम्पायर के भी 2 हिस्से थे, एक इंडियन प्रोविंसेस और एक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स से याद रखिए, देशी रियासतें, उन्हें कभी देश नहीं कहा गया, वो देश नहीं थे, वो सिर्फ रियासतें थी देशी भारत की। ये लोग नहीं समझ पाते। अच्छा, एक सवाल मैं और जरूर लेके आना चाह रहा हूं, जो इस मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की यहाँ प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्र की परिकल्पना की, सबसे पहले अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र की उद्घोषणा की गई, एक आर्मी बनाई गई। तो क्या हम उस राष्ट्र गौरव को तक पहुंच पाए, 75 साल में वो गौरव हासिल कर पाए जिसकी कल्पना एक दूसरे नजरिए ने की? क्योंकि 2 नजरिए थे। देखिए, ऐसा है कि जिस कल्पना पे सुभाष जी चल रहे थे, प्लानिंग कमीशन हिंदुस्तान में पहली बार सुभाष जी ने बनाया था कमेटी, और मेघनाथ साहा, साराभाई, ऐसे लोगों से, साइंटिस्ट से प्लान करके भारत का एक रोड मैप बनाया था। क्योंकि उनका रोड मैप जो था वो केवल इस तक सीमित नहीं था कि अंग्रेजों को भगा देना है, युवाओं को क्या करना है। आप देखिए, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई उन्होंने, आधुनिक विश्व के अंदर पहली स्त्री रेजिमेंट। और आज भी जब हम देखते हैं अपनी महिलाओं को यहाँ पे परेड करते हुए आर्मी के साथ, सीआईएसएफ के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, तो गर्व से सीना ऊपर आ जाता है कि ये कल्पना आधुनिक भारत में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने करके थी। हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं, हमारे यहाँ भी मुश्किलें हैं, लेकिन एक एक करके उन मुश्किलों को
दूर करना। और आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं विश्व के अंदर कि कोई दुनिया का देश हमारे को अलग थलग नहीं कर सकता, हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज इस देश में हुई है कि आज इस देश का जो युवा है वो ये जान गया है कि मेरा जो भविष्य है वो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। देश बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, मेरी भी तरक्की होगी। वो जमाने गए कि मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए और मुझको वो चाहिए। एक सवाल ये, हमारे दाहिनी तरफ यहाँ नया संसद भवन बन रहा है और उसके शिखर पर आप अशोक स्तंभ के वो शेर देख सकते हैं, वो स्पष्ट है। तो क्या हम माने कि हिंदुस्तान अगले 100 साल के लिए तैयार हो रहा है? सेंट्रल विस्टा का पहला कदम हुआ है, बाकी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज बनना बाकी है, संसद तैयार हो रही है। तो क्या हम अगले 100 साल की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो अशोक स्तंभ के शेर हैं और इस स्तंभ में जो चक्र है, चक्र तो बुद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन से आया, जो शांति का संदेश है। लेकिन इसके ऊपर जो शेर दहाड़ रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि भारत किसी से कमजोर नहीं है, भारत एक शेर राष्ट्र है। और आज वो शेर राष्ट्र संसद के ऊपर खड़ा होकर सारी दुनिया को बता रहा है कि हम भी आज वही ताकत रखते हैं जो कोई और दुनिया के देश ताकत रखते हैं। शेर और ताकत शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। विवाद इन शेरों के चेहरे को लेकर भी हुआ था कि ये शेर एग्रेसिव हैं, पहले जो शेर थे वो सॉफ्ट थे। ये तो किस मतलब तरह का नैरेटिव है? मतलब ऐसा है कि शेर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। प्रकृति ने शेर को क्या बनाया है? सॉफ्ट बनाया है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा ये मानना है कि अब वो जमाना चला गया कि कोई मेरे गाल पे एक चाटा मारेगा तो मैं दूसरी गाल आगे करूंगा। आज वो जमाना है कि अगर कोई, हम इतने सशक्त हो कि कोई दूसरा हाथ हमारी तरफ उठने की कोशिश भी करे तो उसको उठने से पहले उस हाथ को हम काट के फेंक। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, मजबूत बनना है। आज हमें जहां बात होती है गांधी चरखा की, ठीक है, गांव की इकोनॉमी के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए गांधी चरखा जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। और महात्मा गांधी के सिद्धांत जो कि एक ग्लोबल अपील रखते हैं, उनका भी हमने देखा किस तरीके से महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हमने कार्यक्रम मनाया। तो गांधी का इतिहास और सुभाष चंद्र बोस का नजरिया दोनों हम साथ लेकर चल रहे हैं और ये हम राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये जो सेंट्रल विस्टा जो तैयार हो रहा है, इसके खर्च को लेकर बहुत सवाल उठे थे। ये जब बनाने के लिए प्रपोज हुआ तो 22,000 करोड़ रुपए की बात थी और कहा कि पेंडेमिक के वक्त इतने खर्च की क्या जरूरत है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं एक हिस्टोरियन के तौर पर? मैं एक बात पूछूं, जो लोग ये कह रहे थे उनसे पूछिए कि वो पेंडेमिक के जमाने के अंदर विदेशों के दौरे क्यों कर रहे थे? उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा था। मतलब ये एक आलोचना करने के लिए आप कुछ भी उठा दीजिए। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि पेंडेमिक के दौरान जो भारत ने किया, मुझे बताइए कौन सा देश है जिसने ट्रेनें चलवाई हो लोगों को घर भेजने के लिए? दुनिया में एक देश बता दीजिए। कौन सा देश है जिसने इतना वैक्सीन लगवाया हो? भारत ने वैक्सीन बनाया। वो गर्व की बात नहीं है। ये तो कहते थे वैक्सीन भी लगवाएंगे, इन्होंने तो वैक्सीन को भी पॉलिटिकल पार्टी का करार दे दिया था। 180 करोड़ वैक्सीन मैं बताऊं आपको। तो ये लोग केवल, अगर इन्हें कोई फोबिया हो गया है तो भैया मोदिया फोबिया है तो इलाज करा लो, लेकिन कम से कम अपने ऊपर देश फोबिया मत करो। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे बढ़ने दो। मैंने 44 साल इतिहास पढ़ाया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत के गुलाम होने के जो कारण होते थे वो कारण दोबारा उभरते हुए मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मसलन कौन से कारण आपको दिखाई मसलन मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे राजा होते थे, वो एक आक्रांता आया, अच्छा जी वो बड़े राजा को पीट के चला जाए, मेरा राज तो बचा हुआ है। आज मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भाड़ में, ये एटीट्यूड हो। जो पद के लिए दौड़ है, लालसा, पारिवारिक दास्ता, पद पहले, पारिवारिक दास्ता, सामंतवादी प्रजातंत्र को यहां विकसित किया गया। 20 परिवारों ने इस देश के ऊपर राज किया इतने साल तक। और आज जब जनता उठ के खड़ी हो रही है, ये लोग समझ नहीं पा रहे कि एक छोटी सी जगह से उठ करके भी आदमी जो है इस पद तक जा सकता है। कैसे जा सकता है? अरे राज करने का अधिकार तो हम लोगों का है। अच्छा, एक सवाल, आप हिस्टोरियन हैं इसलिए आपसे बहुत वाज़ेह बनता है, आर्किटेक्चर का इतिहास में क्या मायने रखता है? अगर ये अंग्रेजों ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाया, इंडिया गेट बनाया, आज के 100 साल बाद अगर हम भारत का इतिहास लिखें, स्वतंत्र भारत के 100 साल, 125 साल, 150 साल का इतिहास रखेंगे, तो नई संसद भवन, नया सेंट्रल विस्टा या फिर बाकी जो
आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होगी भारत का इतिहास लिखने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम भारतीय तालिबानी नहीं है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ देंगे। हम भारतीय वो आक्रांता नहीं है जो किसी की हाँ। इमारत को तोड़ देंगे। समझे आप? हाँ, हम विश्वास करते हैं नया बनाने में। देखिए, दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव के नारे भारत ने उस समय दिए जब ये सभ्यताएं पाश्चात्य की पैदा भी नहीं हुई थी, जब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, कॉन्सेप्ट भी नहीं था ग्लोबल इकोनॉमी हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी और क्या हो सकता है। तो हम प्रकृति के साथ मिलकर के आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, ना कि प्रकृति का शोषण करके। प्रकृति का शोषण आप ये तो नजरिए की बात हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जो बनते हैं, भले ही संसद हो या फिर बाकी सब बनेंगे, उनकी ऐतिहासिक वैल्यू क्या है? 50 साल बाद उन्हें कैसे देखा जाएगा? देखिए, 100 साल बाद उन्हें कैसे देखा जाएगा? देखने के कई तरीके होंगे। एक तो कहा जाता है कि वो जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्तिन देखी तैसी, वो हर चीज पे लागू होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बताएंगे कि जो गुलामी का हमारा पीरियड था, उस पीरियड में किस तरीके से इस आर्किटेक्चर को उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने उसको हम पे स्थापित करके दिखाया था कि हम तुमसे कितना ऊपर है, सुपीरियर है, हम तुम पे राज कर रहे हैं। उसके जवाब में भारत ने क्या जवाब दिया अपनी भारतता दिखाने का, ये उसका एक प्रतीक है। उसका एक प्रतीक है। एक सवाल ये है कि क्या आगे 25-50 साल बाद ये देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी नए भारत के निर्माता थे इन सब आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स को देखने के बाद? और क्या विपक्ष का सबसे बड़ा डर ये है? देखिए, आप आगे के 25-50 साल की बात कर रहे हैं, आप आज की बात करिए ना। कितनी नई चीजें इस भारत के अंदर हो रही हैं। आर्टिकल 370 हटा, समझे, बहुत बड़ी बात हुई उसको लेकर के। और आपके सामने अब ये विस्टा और ये नई चीजें सब आ रही हैं लेकर के। कई ऐसी नई चीजें भारत में हो रही हैं जो बहुत साल पहले भारत के अंदर हो जानी चाहिए। उधर देखिए, जो भारत में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मुझे हंसी आ रही थी आज, कोई जो विरोध कर रहे थे इसका, कर्तव्य पथ का भी, इसका भी, पता नहीं सीख दे रहे थे कि मोदी भी कर्तव्य सीखे, ये सीखे, वो सीखे। भाई साहब, जब करजन रोड का नाम बदल के कस्तूरबा गांधी मार्ग रखा गया, तब तो आपको आपत्ति नहीं हुई। जब कनॉट सर्कस का नाम बदल के वो राहुल चौक रख दिया गया, राजीव गांधी चौक रख दिया गया, तब तो आपको आपत्ति नहीं हुई। और आज कर्तव्य मार्ग पे, जो कि किसी के नाम पे नहीं है, सिर्फ एक आपको अपने और सरकार दोनों को कर्तव्य का एहसास कराता है, आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये कि नाम बदलने से, अक्सर ये राजनीतिक डिबेट में सवाल आता है कि नाम बदलने से क्या हासिल होगा, नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर को कोट किया जाता है, नाम में क्या रखा है? मुझे एक चीज बताइए, जब त्रिवेंद्रम का नाम बदल के तिरुवनंतपुरम किया गया, या बंबई का नाम बदल के मुंबई किया गया, या मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया, या कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता किया गया, तब ये इनका प्रश्न कहां चला गया था कि नाम बदलने में क्या रखा है, इन्होंने क्यों नाम बदले? ये वो हिसाब है इनका कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। ये तो मजाक क्या हो गया? नाम हिस्टोरियन के नजरिए से नाम में क्या है, नाम की क्या वैल्यू है, देखिए, क्या रिप्रेजेंट करता है? हर नाम की एक परिप्रेक्ष्य में वैल्यू होती है। और नाम कई बार, देखिए, हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि एक शहर को कई नामों से जाना गया है। प्रयागराज, आज भी उसे प्रयागराज बोलते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद कर दिया गया, फिर बाद में वाराणसी, काशी, बनारस, समझे आप? तो इसलिए, और वो हर नाम एक परिप्रेक्ष्य में आया है। तो आज भी अगर एक परिप्रेक्ष्य में आता है कि भाई इन्होंने कोई नया नाम तो नहीं रख दिया, अगर इलाहाबाद का बदल के प्रयागराज किया, तो प्रयागराज उसका पहले नाम था, उसको रिस्टोर किया गया। क्या परेशानी आई आपको? जो आपने तिरुवनंतपुरम में किया, जो आपने मुंबई में किया। इतिहास में जब जब नाम बदले गए, उनके क्या मायने थे और क्या प्रदर्शित दिखाने की कोशिश थी? देखिए, अगर उस तराजू पे हम तोलना चाहें। देखिए, प्रदर्शित तो हमेशा दिखाने की ये रही। मैं आपको बताऊं, एक बड़ा उदाहरण आपको अच्छा देता हूं। भारतीय, जब प्रवासी भारतीय बन के गए, जब इन्हें बंधुआ मजदूर और वो सब बना के बाहर ले जाया गया, तो आप हैरान होंगे कि ट्रिनिडेड जैसे देश में वहां पे बैरकपुर भी है, वहां पे फैजाबाद भी है, वहां पे मेरठ स्ट्रीट भी है, वहां पे बॉम्बे स्ट्रीट भी है। तो कई तरीके से नाम परिवर्तन हुए। एक तो लोगों ने खुद रखे अपने नाम अपनी यादगार के लिए, क्योंकि कई 1857 के क्रांतिकारियों को बंधुआ मजदूर बना के वहां भेज दिया गया, तो बैरकपुर नाम आया और फैजाबाद नाम आया वहां पे। दूसरी तरफ कई जगह नाम सरकारों की तरफ से रखे जाते हैं, जैसे भारत में किया गया। अब इंग्लैंड जैसे चाइना वाले हैं, चाइना टाउन बना देते हैं हर जगह जाकर के।
इंग्लैंड वालों ने किया, या जैसे वो केप ऑफ गुड होप, वो केप टाउन, हर जगह ही केप टाउन बना दिए कितनी जगहों के ऊपर अपने पूरे उसको लेकर के, अंग्रेजी उसको लेके। कई अंग्रेजी नाम है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। तो ये थी नाम की पूरी सियासत। जहां हम खड़े हैं वहां से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर वहां इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर सफेद मार्बल लगाए गए हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका विरोधियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने रास्ते से नहीं हटे। वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे और आज नतीजा सबके सामने है। आखिर सी हेक्सागन पर क्या तस्वीर दिखाई देती है, आइए आपको वो दिखाते हैं। आठ सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, इन तीनों तारीखों के साथ मोदी की ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई हैं। 8 को सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक लॉन्च हो जाएगा। राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू फिक्स हो जाएगी। ये दोनों मोदी के नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। ये मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे पश्चिमी मीडिया ने हिंदू तालिबानी प्रोजेक्ट कहकर ताना मारा। मोदी के विजन को डिरेल करने के लिए हिंदू मुस्लिम एंगल देकर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की साजिशें रची गई। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। मोदी के जितने सियासी दुश्मन हैं, सबके सब दाना पानी लेकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़े थे। राहुल ने तो ये तक कह दिया था कि मोदी को सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ और नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि यह हंगामा पिछले साल शुरू होकर खत्म हो गया। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सियासत इस वक्त भी जारी है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से कुछ घंटों पहले किया गया ये ट्वीट पढ़ लीजिए। 8 सितंबर से पहले सेंट्रल विस्टा पर एक नया ट्विटर स्टॉर्म खड़ा करने की तैयारी है। फिजूल खर्ची वाले प्रोजेक्ट का नाम देकर मोदी पर हमले को विरोधी फिर रेडी है। मोदी के दुश्मन ये नया बवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विस्टा का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। चमक दमक के साथ राजपथ एक बार फिर से तैयार है और इंडिया टीवी पे आप तस्वीरें देख रहे हैं नए राजपथ की। 8 सितंबर को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले राजपथ की चौड़ाई देखें, इसे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पहले के समय में अगर आप देखें तो यहाँ जो हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर रेत हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है और पूरा 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये जो लंबाई है इसकी, उसको सजाया गया है। और पूरे एरिया की अगर बात करें तो लगभग 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई टहलना चाहे तो उसके टहलने के लिए वॉक पाथ यहाँ पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर राजपथ को ऐसा रूप दिया गया है ताकि जब सैलानी यहाँ पे आएँ तो एक भव्य राजपथ का वो दीदार कर सकें। सामने राष्ट्रपति भवन, इस हिस्से में इंडिया गेट और इस बीच में पूरा जो राजपथ का इलाका है नए तरीके से उसको सजाया और संवारा गया है, जिसमें सब कुछ है। यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखेगी, हरियाली ज़बरदस्त दिखेगी, पानी भी दिखेगा क्योंकि बहुत सारे कैनाल हैं, उन कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहे बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, तो सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि रात में भी अगर लोग घूमना चाहें तो किसी भी हिस्से में लाइटिंग को लेकर कोई समस्या ना हो। तो पहले से जो पोल थे आप देख रहे हैं, उन पोलों को तो वैसे ही संरक्षित रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो पूरे एरिया को इस प्रकार से सजाया संवारा गया है ताकि आधुनिक भारत की ज़बरदस्त खूबसूरत तस्वीर को भी ये राजपथ अपने तरीके से दिखा सके। प्रधानमंत्री के मास्टर प्लान का फर्स्ट लुक आपके सामने है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई ये वही तस्वीरें हैं जिसे मोदी विरोधियों ने बनने से पहले नकार दिया था। मोदी को खूब अनाप शनाप कहा था, मगर अब जब इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 रेडी टू डिलीवर है, एंटी मोदी लुटियन क्लब में सन्नाटा पसरा है। पहले इस प्रोजेक्ट की कुछ बारीकियां समझिए, फिर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर सीधे स्पॉट से आपको नए नए से दिख रहे राजपथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से इस प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में ही अमेरिका से वापस लौटते ही मोदी ने स्पॉट पर पहुंचकर डेवलपमेंट वर्क का फर्स्ट हैंड प्रेजेंटेशन देखा था। और अब ठीक 1 साल बाद सितंबर के ही महीने में मोदी टाइम बाउंड मैनर में बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पार्ट 1 को देश को डेडिकेट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान राजपथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 नए पुल बनाए गए हैं। 422 नई लाल ग्रेनाइट पत्थर की बेंच लगाई गई हैं। जहां पहले लाल रेत हुआ करती थी, अब वहां नए फुटपाथ जोड़े गए हैं। 12 से 15 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग बनाया गया है। 900 से ज्यादा नई लाइट पोस्ट लगाई गई हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर 4 नए अंडरपास बनाए गए हैं। जो लोग अपनी गाड़ी लेकर इस विहंगम स्पॉट को देखने आएंगे, उनके लिए पार्किंग स्पेस भी बढ़ाई गई है। अब 50 बसें और 1000 कारों को पार्क करने की सुविधा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के दायरे में हुआ बदलाव मोदी विरोधियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तय मानिए कि 8 सितंबर के बाद देश का फेवरेट स्पॉट यही बनेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक का इलाका राजपथ यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इसका रिफर्बिशिंग किया जा रहा है। और आप देखें तो इसकी जो नई तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लगधक चमक के साथ ये तैयार है दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, या दुनिया भर से जो लोग आते हैं यहाँ पे सैलानी के तौर पे, उनका खैर मकदम करने के लिए। 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है ये पूरा का पूरा राजपथ है। इस पूरे एरिया को नए सिरे से सजाया और संवारा गया है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की जो सुविधाएं हो सकती हैं सैलानियों के लिए। जैसे सबसे पहले जो लोग आए यहाँ पे पार्किंग की सुविधा कैसी होनी चाहिए, जो लोग वॉक करना चाहें उनके लिए किस प्रकार से लाल ग्रेनाइट लगा के एक वॉक पथ बनाया गया है। पानी का जो पूरा हिस्सा है, इसमें आपको अलग अलग जगह पे ब्रिज दिखेंगे, और ये ब्रिज भी बिल्कुल लाल ग्रेनाइट पत्थर, यानी कि इस पूरे हिस्से से अपने आप को जो सामंजस्य दिखा सके उस तरह का यहाँ पे अलग अलग पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। लोगों के बैठने के लिए बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं, बेंच बनाया गया है बाकायदा। इसके अलावा लाइटिंग की सुविधा रहे तो पहले से जो पोल थे उनको तो रखा ही गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए हैं ताकि रात में भी जो लोग यहाँ पे आएँ आसानी के साथ घूम सकें। पूरा का पूरा जो एरिया है एकदम ग्रीनरी दिख रहा है। बहुत सारी घासें नई लगाई गई हैं। पहले के जो पेड़ थे उनको उसी हिसाब से प्रिजर्व किया गया है, जैसे जामुन के पेड़ या दूसरे पेड़ बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, उन सब को प्रिजर्व किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये की गई है कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जब रिफर्बिशिंग किया जाए तो बहुत चमक दमक के साथ वो दिखे, लेकिन साथ ही साथ अपने पुराने स्वरूप को, पुरानी आत्मा को भी, और जो कि इस पूरे एरिया से उसको जोड़ के रखती है, उसमें कहीं चोट ना पहुँचे। इसके अलावा 26 जनवरी का क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम होता है, तो उस लिहाज से भी ऐसी तैयारियाँ की गई हैं ताकि 26 जनवरी के कार्यक्रम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तोड़फोड़ करने की ज़रूरत ना हो। तो फिलहाल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार है। 8 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। इंडिया गेट सर्किल पे लोगों के आने और ट्रैफिक के बीच में किसी प्रकार का गतिरोध ना हो, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि जैसे ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता था। अगर ऊपर के हिस्से में आप देख रहे हैं कि सड़क है और लोग भी अगर क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से तकलीफ होती थी। अब उसके लिए सबवे अंडरपास बना दिया गया है, और इस अंडरपास के सहारे आप देखें तो आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया जा सकता है। ऊपर सड़क रहेगी जिसके लिए गाड़ियाँ जाएंगी, और जो सैलानी आते हैं वहाँ पर बहुत आसानी के साथ इसके मार्फत दूसरे हिस्से में चले जाएँ, न ट्रैफिक को कोई डिस्टर्बेंस हो न सैलानी को। सोचिए, ये वही प्रोजेक्ट है जिसे मोदी विरोधी कुछ महीनों पहले तक 20,000 करोड़ का मोदी महल बता रहे थे। मोदी को नए घर की क्या जरूरत है ये फैला रहे थे। देश के भीतर और देश के बाहर मौजूद ताकतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस प्रोजेक्ट के बहाने मोदी को घेरने की। लेकिन एंड रिजल्ट आपके सामने है, और एंटी मोदी इकोसिस्टम में सन्नाटा पसरा है। ये खामोशी क्यों है? मोदी ने खुद इसकी वजह बताई थी। समय समय पर हल्की फुल्ली मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था, और ऐसे ही चलता रहा। इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे।
क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे। संसद भवन के हाल ठीक नहीं है और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को। देश की सत्ता के गलियारे में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू गेम चेंजर होगा। मोदी को यह बात पता है, जानते तो विरोधी भी हैं, इसीलिए वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके इनॉग्रेशन से ठीक पहले कांग्रेस एक नई स्क्रिप्ट लेकर आई है और कहा कि मोदी ने फिजूल खर्ची भी की और प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले पेड़ों को कटवाकर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि सच्चाई यह है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण को SEIA ने मंजूरी दे दी है। इस एनक्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। रही बात पेड़ों को काटने की, तो ऐसा नहीं है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया जा रहा है। 487 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 3890 पुराने पेड़ हैं। इनमें से 47 पेड़ प्रोजेक्ट के अंदर हैं, 22 पेड़ प्रोजेक्ट के बाहर हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 191 पेड़ लगने हैं और अभी तक 140 नए पेड़ लगाए जा चुके हैं। पुराने पेड़ों को प्रिजर्व किया गया है। 101 एकड़ के लॉन को रिप्लांट किया जा चुका है। वैसे विरोधियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए मोदी ने 8 सितंबर को एक दूसरे इवेंट की भी तैयारी कर रखी है और ये इवेंट होगा इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के इनॉग्रेशन का। नेताजी के नाम पर सियासत तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक, राहुल से लेकर ममता तक सबने की, लेकिन आजादी के महानायक नेताजी की सोच को, उनके व्यक्तित्व को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम मोदी नहीं किया। और अब से कुछ घंटों बाद इंडिया गेट पर एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।